दी इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भोपाल से। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की जो यूनिट 9 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या हिंदी में उसे कहें तो भुगतान संतुलन, उसका अध्ययन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसा अभी बताया गया कि हम यूनिट 9 जो हमारी है भुगतान संतुलन, उस पर बात करेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में व्यापार किसे कहते हैं इस बारे में अध्ययन किया होगा। आपने यह भी जाना होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और दो देशों के बीच किस प्रकार से आर्थिक संबंध होते हैं, इस बारे में भी आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। ये जिस हम भुगतान संतुलन इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये एक अर्थ जगत का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कंटेंट हमारे आगे के लिए भी काम आता है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिंदु है और यदि इसे सरलता से समझ लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हमको, बहुत ही अच्छे नंबर हमको दिलवा सकता है तथा अगली की कक्षा तैयारी करने के लिए कॉलेज का जब आप अध्ययन करेंगे, अगली कक्षा में आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ जब अध्ययन करेंगे तो आपको अभी का ये समझा हुआ पाठ बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा शीर्षक और उपशीर्षक क्या है। तो देखिए बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन को बताने के लिए आपको एक चित्र प्रस्तुत हो रहा है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक बैलेंस अर्थात एक तराजू दिखाई दे रहा है जिसके दोनों पन्ने बराबर हैं और बराबर होना चाहिए। बस समझ लीजिए कि किसी भी देश का व्यापार जब अन्य देशों के साथ होता है तो उसका भी व्यापारिक सौदे जितने होते हैं वो बैलेंस में होने चाहिए। इसीलिए हम उसको दर्शाने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में तराजू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह देखा आपने कि हम पूरे आर्थिक जगत की बात कर रहे हैं, पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात कर रहे हैं। विश्व में जितने भी देश हैं वे आपस में किस तरह एक दूसरे से व्यापार करते हैं और व्यापार करने के साथ साथ वे किस तरह से अपने व्यापार करने के बाद उसका भुगतान करते हैं। यह सब हम हमारे शीर्षक, हमारे आज के अध्ययन में, आज के पाठ में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन के इस उपशीर्षक को देखें तो इसमें हम व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों में क्या अंतर है इस पर भी बातचीत करेंगे। आइए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन और यह देखते हैं कि आज के इस कक्षा में हम किन किन मुख्य बिंदु पर बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमारे आगे की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस प्रकार सबसे पहले हम व्यापार संतुलन का अर्थ जानेंगे, क्योंकि जब तक हम व्यापार संतुलन को नहीं समझेंगे तब तक हम भुगतान संतुलन को नहीं समझ पाएंगे। दूसरे बिंदु के रूप में हम भुगतान संतुलन का अर्थ जानेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी टॉपिक का, जब तक किसी भी कॉन्सेप्ट का हम अर्थ नहीं जान पाते हैं, जब तक हम उसके आगे के चरण को नहीं समझ पाते हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में हम भुगतान संतुलन की विशेषता समझेंगे कि भुगतान संतुलन की क्या क्या विशेषता है। अगले पॉइंट के रूप में हम भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में क्या अंतर है इसको जानेंगे। बच्चों, यह देखा गया है कि अधिकांश लोग व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर नहीं कर पाते हैं और इसीलिए एग्जाम के समय में जब क्वेश्चन आता है
तो बच्चे उसका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं, जबकि हमारा बहुत क्लियर, बहुत शॉर्ट में इसका अंतर है, बहुत स्पष्ट रूप में इसका अंतर है, जो हम इस बिंदु का जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि भुगतान शेष या व्यापार शेष को हम दूसरे ही शब्दों में व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन कहते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो भुगतान शेष की संरचना या घटकों के बारे में जानेंगे कि भुगतान शेष किस तरह से तैयार किया जाता है और उसमें किस किस बिंदुओं को जोड़ा जाता है। इसके पश्चात हम अगला बिंदु के रूप में जानेंगे कि ये कहा जाता है कि किसी भी देश का भुगतान शेष हमेशा संतुलित रहता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन सी वो हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। अगले बिंदु में हम ये जानेंगे कि वास्तविक स्थिति में देखें तो किसी भी देश का भुगतान संतुलन असंतुलित हो सकता है। अब ऊपर वाले बिंदु में हम ये कह रहे हैं कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, लेकिन इस बिंदु पर हम इस बात पर फोकस डाल रहे हैं कि भुगतान संतुलन में असंतुलन भी हो सकता है। क्यों असंतुलन हो सकता है, इसके कारणों को हम विस्तृत से इस बिंदु के अंदर में जानेंगे। और अंत में हम ये देखेंगे कि किसी भी देश के भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, व्यापार संतुलन का अर्थ। सबसे पहले हम ये देख लें कि व्यापार संतुलन क्या होता है। देखिए बच्चों, पाठ को आरंभ करते समय इतनी बात कहना चाहूंगी आपको मैं कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये हमें इस बात की समझ पैदा करता है कि हम कैसे वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं और व्यापार करने के क्या नियम हैं। व्यापार करने के बाद एक देश दूसरे देश के साथ अपना भुगतान किस रूप में करता है, ये हम बताते हैं इस पूरे भुगतान संतुलन के चैप्टर में। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। यदि आप आगे जाके शेयर मार्केट में अपना भविष्य तलाशते हैं या अन्य सांख्यिकी डिपार्टमेंट में जाते हैं या नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड की ओर जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। तो देखिए, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है। इसे हमने एक समीकरण के रूप में इस तरह दिया है। व्यापार शेष, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, व्यापार शेष इक्वल टू दृश्य मधु का आयात माइनस दृश्य मधु का निर्यात माइनस दृश्य मधु का आयात। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर व्यापार संतुलन है क्या। व्यापार संतुलन से मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है या वस्तुओं को बेचता है तो उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। एक देश जब किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, केवल दृश्य मधु को बेचता है और दृश्य मधु को खरीदता है। दृश्य मधु से मतलब यहाँ है भौतिक वस्तुओं के रूप में हम दृश्य मधु को कह सकते हैं। भौतिक वस्तु है जिसे कपड़ा, मशीन, सीमेंट इत्यादि, ये सभी हमारी भौतिक मधु होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मधु से होता है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात तथा कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य मधु में भौतिक वस्तुएं जैसे मशीन, कपड़ा, सीमेंट आदि को शामिल किया जाता है। अब आप दृश्य मधु का अर्थ समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं भुगतान संतुलन के अर्थ। बच्चों, भुगतान संतुलन
एक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि जब हमने व्यापार संतुलन की बात की थी तो व्यापार संतुलन में हमने केवल दृश्य मदों का निर्यात तथा दृश्य मदों के आयात पर बात की थी। लेकिन दो देशों के बीच केवल भौतिक वस्तुओं का ही आयात और निर्यात नहीं होता है, बल्कि भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की अदृश्य मदों का तथा पूंजी अंतरण के सौदे भी दो देशों के बीच होते हैं। इसलिए हम भुगतान संतुलन एक विस्तृत धारणा कहते हैं। और देखिए, इस तरह से भुगतान संतुलन एक विस्तृत धारणा है, क्योंकि भुगतान शेष एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित समय अवधि के लिए किए गए समस्त आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरण के रूप में होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में एक अधिक विस्तृत शब्द है। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित की जाती है, जबकि भुगतान शेष में हम 3 प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। पहली मद है दृश्य मदें, दूसरी अदृश्य मदें और जो तीसरी मद है वो पूंजी अंतरण कहलाती है। देखिए, अब दृश्य मदों के अंतर्गत हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। दृश्य मदों में सब प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिनका आयात और निर्यात होता है उन्हें सम्मिलित किया जाता है। उन्हें दृश्य मदें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी पदार्थ से बनी हुई होती है। दूसरा जो हमारा मद है वो अदृश्य मद है। ये ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अदृश्य मदें इस प्रकार होती है, इसमें सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। इन्हें अदृश्य मद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी की सेवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज। ये किसी पदार्थ से बनी हुई नहीं होती। जब एक देश दूसरे देश के साथ इस प्रकार की सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे हम संतुलन में शामिल करते हैं। इसी के साथ जो हमारा तीसरा मद है वो है पूंजी अंतरण। तो बच्चों, इसके अंतर्गत देश की पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत भुगतान को शामिल किया जाता है। ये सरकारी स्तर पर किया जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि भुगतान संतुलन इस प्रकार एक विस्तृत शब्द है और इसके अंतर्गत हम एक देश के दूसरे देश के साथ एक निश्चित समय में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो आइए बच्चों, हम अब भुगतान संतुलन की विशेषताओं को देखें कि भुगतान संतुलन की क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता है हमारी कि भुगतान संतुलन एक क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड के रूप में होता है। जैसा कि अभी बताया गया कि भुगतान संतुलन चूंकि एक विस्तृत धारणा है और एक देश का दूसरे विश्व के समस्त देशों के साथ होने वाले व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड है, इसलिए इसे क्रमबद्ध रूप में रखना अनिवार्य होता है। जैसे हम घरों में करते हैं, हमारा घरों का जो बजट बनाते हैं उसमें भी हम, आप देखिए, हम चीजों को लिखते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च किया है। आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके माता या पिता जो भी इस काम को करते होंगे, तो एक बजट बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि किस तरह से इनकम आई है और एक्सपेंडिचर हमारा आय और हमारा व्यय किस तरह से किया गया। इसी तरह से एक देश का विभिन्न देशों के साथ जो लेन देन होता है उसका क्रमबद्ध रिकॉर्ड रखा जाता है। तो भुगतान संतुलन एक क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड के रूप में रहता है। इसके अंतर्गत हम देश का अन्य देशों के साथ किए गए समस्त आयात निर्यात संबंधी भुगतान और प्राप्तियों का क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरी विशेषता को देखें हम, तो यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब हमारी आय का लिखित में विवरण रखा जाता है तो उसकी अवधि सामान्यतया निश्चित होती है। या तो 1 सप्ताह की हो सकती है, 15 दिनों की हो सकती है, या सामान्यतया
जो घरेलू बजट बनता है वो 1 महीने का होता है। तो अवधि कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसकी अवधि निश्चित होती है, 6 महीने के लिए होगा या 1 साल के लिए होगा। सामान्यतया भुगतान संतुलन का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसकी अवधि 1 वर्ष की होती है, या हम ये कहें 1 वित्तीय वर्ष की होती है। जो तीसरे विशेषता को देखें तो भुगतान शेष की तीसरी विशेषता है उसकी व्यापकता। भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है, और व्यापक अवधारणा इसलिए क्योंकि इसमें हम एक देश का अन्य देशों के साथ होने वाले समस्त प्रकार की आर्थिक लेन देन का विवरण रखते हैं। समस्त प्रकार का अर्थात दृश्य मदों का आयात और निर्यात, अदृश्य मदों का आयात और निर्यात तथा पूंजी अंतरण, जैसा कि हमने अभी देखा था, सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए यह एक व्यापक अवधारणा है। चौथी विशेषता को हम देखें तो दोहरी अंकन प्रणाली पर आधारित होता है। जब हम भुगतान संतुलन का लेखा रखते हैं तो उसका जब लेखा रिकॉर्ड रखा जाता है तो वो उसको रखने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका है। कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे, जब वो दोहरी अंकन प्रणाली पर आधारित होता है, जब हम इसका क्रमबद्ध और लेखा रिकॉर्ड रखते हैं तो उसका एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। कॉमर्स के बच्चे जानते होंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें दोहरी अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। उसी आधार पर हम लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष के आधार पर भुगतान संतुलन का रिकॉर्ड रखते हैं। हम इसको इस रूप में कह सकते हैं, दोहरी लेखांकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान और प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया जाता है। इसकी 5वीं विशेषता देखें तो स्वतः संतुलित होती है। बच्चों, आपने सुना होगा कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। ये बात आपने पहले कई बार पढ़ी होगी, पहले कई बार सुना होगा, लेकिन कैसे संतुलित होता है और क्यों कहा जाता है कि स्वतः संतुलित होता है, इस बारे में हम इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वतः संतुलित इसलिए होता है क्योंकि हम दोहरी लेखांकन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें देनदारी पक्ष और लेनदारी पक्ष के आधार पर बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, इसलिए यह स्वतः संतुलित होती है। इसकी 6ठी और अंतिम विशेषता को देखें तो यह अंतर समायोजन प्रक्रिया होती है। अंतर समायोजन प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि वास्तविक व्यवहार में जब कुल प्राप्तियां और भुगतान में अंतर हो जाता है तो उसका समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम ये कहते हैं कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, लेकिन जब चालू खाते में घाटा या अतिरेक की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको समायोजित करने की आवश्यकता। तो आइए बच्चों, अब हम व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर को समझें। आपने व्यापार शेष का अर्थ भी समझ लिया, आपने भुगतान शेष का अर्थ भी समझ लिया और भुगतान शेष की विशेषताएं भी जानी। इतना समझने के बाद अब आप स्वयं व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर करने की स्थिति में हैं। देखिए हम किस तरह से इसमें अंतर कर सकते हैं। हमने एक तरफ व्यापार शेष को लिया है तथा दूसरे साइड हमने भुगतान शेष को दर्शाया है। देखिए पहला अंतर क्या है, तो व्यापार शेष में आयात निर्यात के दृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। यह हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। दूसरे साइड देखते हैं भुगतान शेष का पहला पॉइंट, तो भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य मदों दोनों को शामिल किया जाता है, ऐसा हम स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरा अंतर देखेंगे तो भुगतान संतुलन जो है उसका एक भाग है व्यापार संतुलन, अर्थात व्यापार शेष एक छोटा एरिया है और भुगतान शेष एक व्यापक अवधारणा है। इसका दूसरा बिंदु देखते हैं तो भुगतान संतुलन की अवधारणा अधिक व्यापक होती है क्योंकि भुगतान शेष इसका एक अंग होता है। तीसरा अंतर देखें हम तो
व्यापार शेष पक्ष में ना होना चिंता का विषय नहीं है। अर्थात किसी देश का यदि व्यापार शेष पक्ष में नहीं है तो वो इतना चिंता का विषय नहीं है, जबकि किसी देश का यदि व्यापार शेष पक्ष में नहीं है तो ये बहुत चिंता का विषय हो सकता है। अगला अंतर देखें हम, चौथा अंतर, तो व्यापार शेष अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। अब भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर समझ लेने के पश्चात हम ये देखेंगे कि भुगतान संतुलन कैसे एक विस्तृत धारणा है और इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। हमने इसका एक प्रारंभिक उदाहरण आपको भुगतान संतुलन के अर्थ में दिया था, अब उसी की हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। बच्चों, ये एक टेबल बनाई गई है और आपको दिखाया गया है कि आप अपनी कॉपी में इस तरह से स्वयं टेबल बनाएंगे। आपकी बुक्स में बहुत तरीके से तालिका रूप में दिया हुआ है, लेकिन आप इसे हाथ से बनाएंगे, इसमें क्या चीजें शामिल है वो आपको आसानी से समझने में सहयोगी होगा। तो देखिए, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता की बात हम पहले करते हैं। चालू खाते में जो मदें शामिल होती है उसमें सबसे प्रभाती है दृश्य मदें। दृश्य मदें दूसरी इसकी चालू खाते की मद है अदृश्य मद। उसके बाद अदृश्य मदों के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती है वो बताया जाएगा। जब हम पूंजी खाते की बात करते हैं तो पूंजी खाते में पूंजी खातों की मदों में किन किन बातों को शामिल किया जाता है इस बारे में ध्यान करें। तो देखिए, दृश्य मदों में हम क्या क्या शामिल करते हैं। दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात। इसके अंतर्गत हम दृश्य वस्तुओं का आयात तथा निर्यात चालू खाते की सबसे बड़ी मद है। निर्यातों को लेनदारी पक्ष में तथा आयातों को देनदारी पक्ष में करें। जब हम बात अदृश्य मदों की करते हैं तो चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न प्रकार की अदृश्य मद निम्नलिखित थे, निम्न प्रकार से है। इसके अंतर्गत हम यात्रियों का खर्च, अर्थात जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ मनोरंजन पर खर्च करते हैं, व्यापार पर खर्च करते हैं, शिक्षा पर खर्च करते हैं, उनका जो खर्च किया गया है वो हमारे लिए निर्यात के समान है, उससे हमें आय प्राप्त होती है। जबकि हमारे देश के लोग जब विदेशों में जाकर इस प्रकार के खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए आयात के समान होते हैं, क्योंकि ये हमारे व्यय के समान है। इसे आयात और निर्यात में लिखा जाता है। उसके पश्चात व्यापारिक उपक्रम की सेवाएं शामिल की जाती है, जिसके अंतर्गत यातायात, वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय यातायात चालू खातों की एक अन्य अदृश्य मद है। घरेलू यातायात का विदेशियों द्वारा प्रयोग देश के लिए लेनदारी होता है, जबकि घरेलू व्यापारियों द्वारा विदेशी यातायात सेवाओं का उपयोग देनदारी होता है। इसी तरह से बीमे की किस्तें तथा दावों का भुगतान भी चालू खातों की एक अदृश्य मद है। विदेशियों की सेवाओं को आयात और प्रदान की गई सेवाओं को निर्यात समझा जाता है। ये सेवाएं भुगतान संतुलन के चालू खातों का अंग है। इसी के साथ साथ निवेश आय भी शामिल की जाती है। इसमें ब्याज, लगान, लाभांश तथा लाभ को शामिल किया जाता है। विदेशों से पूंजी निवेश से जो प्राप्त होता है, प्राप्त आय देश के लिए लेनदारी है, जबकि विदेशियों द्वारा देश में किए गए पूंजी निवेश से प्राप्त आय देनदारियां होती है। इसी के साथ साथ इसमें सरकारी लेन देन भी शामिल किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार विदेशों में अपने दूतावास, हाई कमीशन आदि खोलती है। इन संस्थाओं पर किया गया व्यय देश के लिए दायित्व पक्ष में लिखा जाता है,
और विदेशों से प्राप्त इस प्रकार के भुगतान देश के लिए लेनदारी होती है। इसी के साथ साथ इसमें एक पक्षीय अंतरण को भी शामिल किया जाता है। एक पक्षीय अंतरण में विदेशों से प्राप्त होने वाले दान, उपहार आदि लेनदारी पक्ष तथा अन्य देशों को दिए गए इसी प्रकार के दान और उपहार को लेनदारी पक्षों में रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चालू खातों में हमने कौन कौन सी मदों को शामिल किया। अब हम पूंजी खाते की बात करते हैं, तो देखिए पूंजी खातों के प्रमुख मदें क्या क्या है। सबसे पहली मद है सरकारी सौदे। इसका संबंध उन लेन देन से है जो सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए ए देश द्वारा बी देश को ऋण देना। गैर सरकारी सौदे या निजी सौदे भी पूंजी खाते का एक अंग है, क्योंकि पूंजी खाते में निजी लेन देन से तात्पर्य उन लेन देन से है जो व्यक्तियों, व्यवसायियों तथा गैर सरकारी एजेंसियों की निजी संपत्तियों या दायित्वों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए ए देश को किसी कंपनी द्वारा बी देश में विनियोग करना। इसी के साथ विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। हमारे देश में किसी विदेशी विनियोगकर्ता या कंपनी द्वारा उत्पादन की इकाई को खरीदना या उसमें पूंजी का विनियोग करना प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहलाता है। इसी के साथ इसमें पोर्टफोलियो विनियोग को भी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत दो देशों के बीच वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यवहारों के हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। यदि कोई विदेशी संस्थागत विनियोगकर्ता भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस कंपनी लिमिटेड के अंश पत्र खरीदता है तो इसे पोर्टफोलियो विनियोग कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूंजी खाते में हम किन किन मदों को शामिल करते हैं। अब हम भुगतान शेष की तीसरी मद पर जाते हैं और देखते हैं अन्य मदों में हम क्या शामिल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम घर में भी बजट बनाते हैं तो नीचे अन्य के लिए एक स्पेस छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, क्योंकि मुख्य बिंदु पर खर्च होने के पश्चात कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं लेकिन उस पर व्यय होता है। इसी प्रकार से जो भुगतान शेष के अन्य मद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूल चूक। इस भूल चूक मद में एक वर्ष के दौरान होने वाले सभी प्रकार के लेन देन का ठीक ठीक रिकॉर्ड कर लेना काफी कठिन काम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लेन देन में सैंपल, व्यवसाय की अप्रामाणिकता, तस्करी आदि।